हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द विक्रांत एकेडमी। सो आज का जो टॉपिक है तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज कर सकते हैं तो कितना चेंज कर सकते हैं, या फिर कौन ज्यादा पावरफुल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे, डू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द पीडीएफ फाइल ऑफ दिस लेक्चर। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी मैंने एक क्वेश्चन बोला कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, यस और नो। Yes, obviously we can change our constitution, we can modify our constitution। कई बार इसमें चेंजेस हुए भी हैं, राइट। सो क्वेश्चन है कि कितना कितना हम चेंज कर सकते हैं। क्या हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट चेंज होल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि आज के डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं ये 1947 में बना है, ये आज नहीं होता, राइट और नॉट। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मॉडिफिकेशन हो सकता है वो थोड़ा रिजिड भी है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, राइट। ये कैसे है, राइट। देखो, कई सारे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कि बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता है, राइट। या फिर अगर चेंज किया जा सकता है तो चेंज करने के लिए काफी ज्यादा मेंबर्स की जरूरत होगी। हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है। आउट ऑफ 550 आज के डेट में 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो दैट पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। सो कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बदलने के लिए हमें मेजोरिटी मेंबर चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी का मतलब बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 66%, राइट, मेंबर्स। ठीक है, और कुछ प्रोविजंस को चेंज करने के लिए ओनली 51% चाहिए, राइट। सो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, चेंज करने में मुश्किल भी हो सकती है, और फ्लेक्सिबल भी है, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कैसे होता है, मॉडिफाई कैसे होता है, राइट। सो दिस इज द आर्टिकल 368 मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 368 है जो बताता है कि अगर भविष्य में जरूरत हो तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उसमें नया प्रोविजन ऐड कर सकते हैं, कोई प्रोविजन को डिलीट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोविजन में थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं, राइट। सो दिस आर्टिकल 368 says that there are some provisions in our constitution which can be amended by special majority। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में कितने मेंबर प्रेजेंट हैं, आउट ऑफ 545 कितने मेंबर प्रेजेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल की 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, इसका 2/3 वोटिंग, राइट, 2/3 निकालना है आपको। जो भी आएगा नंबर, राइट, वट एवर नंबर विल कम, इट शुड नॉट बी लेस देन 273, राइट। वाई इज इट सो 273? दैट मीन जो हमारा मेजोरिटी है 545 को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 272.5। तो जो मेजोरिटी है उससे तो ज्यादा होना ही होना चाहिए, प्लस 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 होना चाहिए। सो मान लेते हैं कि किसी दिन हमारे पार्लियामेंट में, टेक एन एग्जांपल की 390 पीपल एमपी आए, तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होगा? 2/3। सो क्या हो जाएगा? ओके, 3 1 3 एंड 3 130 इंटू
2 कितना हो गया 260। तो क्या ये 260 ये मेजोरिटी होगा? नहीं, एटलीस्ट 273 तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स उस दिन स्पेशल मेजोरिटी कितना होगा 273। अब मान लेते हैं किसी दिन पार्लियामेंट में 450 मेंबर्स आए हुए हैं, तो फिर स्पेशल मेजोरिटी कितना होगा 2/3 हम इसको करेंगे फिर से, ठीक है 1 एंड 50, सो हो गया कितना इक्वल टू 300। सो ये 300 जो है ये 273 से ज्यादा है, राइट और नॉट? सो द स्पेशल मेजोरिटी ऑन दैट डे विल बी 300, राइट? सो इट मीन्स दैट इफ सर्टेन प्रोविजन वी वांट टू मॉडिफाई, देन हमें एक तो ये इस तरह का स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा। कभी कभी कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक एग्जांपल आपने देखा होगा जीएसटी के बारे में, राइट? कि हमारे कंट्री में जीएसटी को लागू किया गया। सो व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट? तो ये क्या है? जीएसटी से रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलते हैं। तो पहले जो है ये जीएसटी नहीं था। जीएसटी नहीं था तो क्या था? कई सारे टैक्सेस थे जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट भी अर्न करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अर्न करती थी, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, राइट और नॉट? फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल पे कौन टैक्स कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, राइट और नॉट? ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा था कि जो हमारा टैक्स सिस्टम था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वी विल कम विथ वन न्यू टैक्स लॉ दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि पूरे कंट्री में एक जैसा लगेगा, राइट? तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम ये था कि कई सारे स्टेट्स को इससे ऑब्जेक्शन था। उनको लग रहा था कि जीएसटी अगर इम्प्लीमेंट होगा तो हमारा जो इनकम है, हमारा जो मनी है वो कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इस जीएसटी को लाने के लिए जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उसको एक अलग तरह का मेजोरिटी की जरूरत पड़ी। वो क्या? स्पेशल मेजोरिटी। अभी मैंने बताया क्या स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, राइट? प्लस 15 स्टेट्स, दैट मीन्स जो हाफ स्टेट है, जितना भी स्टेट का नंबर है अभी हमारे पास, ठीक है? कितना स्टेट है हमारे कंट्री में अभी? 28 है, ठीक है? तो मेजोरिटी दैट मीन्स 14 स्टेट्स को क्या करना पड़ा? इसको रेटिफाई करना पड़ा। रेटिफाई करने का मतलब 14 स्टेट के लेजिस्लेचर में इसको पास किया गया, राइट? विधानसभा में पास किया गया, तब जाके ये जीएसटी लागू हुआ। तो जिसमें जीएसटी लागू हुआ था उस समय हमारे कंट्री में 29 स्टेट्स है, दैट्स व्हाई 15 स्टेट्स। अभी 28 है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राइट? ओके, सो इट मीन्स दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको चेंज करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि अगर हमारे पार्लियामेंट में अगर 400 मेंबर्स आए हैं, राइट, किसी एक दिन, राइट, तो 201 मेंबर्स ने वोट किया तो वो बिल पास हो जाता है, राइट? अगर किसी दिन 450 मेंबर्स आए हैं तो अगर 251 मेंबर्स ने इसको रेटिफाई कर दिया, दैट मीन्स वोट कर दिया कि यस ये बिल लागू होना चाहिए, तो वो बिल पास हो जाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, राइट? ओके, सो दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। सो 368 किसके बारे में बात करता है? स्पेशल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बात करता है। बाकी दूसरे अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी की बात करती है, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। हालांकि हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है, क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, राइट? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके पहले हम एक वर्ड को जानेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो,
फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कोई भी कंट्री जिस कंट्री में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, एंड देन लोकल गवर्नमेंट है। तो कितने लेवल के गवर्नमेंट हो गए, यूनियन गवर्नमेंट एक लेवल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट दूसरा, और तीसरा लेवल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया कि अगर किसी कंट्री में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट है, तो उसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा, दे आर नॉट कंप्लीटली सबऑर्डिनेट टू ईच अदर। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है जो ये बिल्कुल कंप्लीट सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट सबऑर्डिनेट मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है वो सारा काम स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम इसको फेडरल गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अपने पावर्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिस पर कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का लॉ काम करे, ना कि यूनियन गवर्नमेंट का। अब जैसे देखो एग्जांपल में देता, अगर रेलवे के ऊपर कोई अगर लॉ बनाना है तो रेलवे के ऊपर लॉ कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, राइट। एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। अंडरस्टूड? इट मींस दैट अगर एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा में अगर एग्रीकल्चर के ऊपर कोई लॉ बनाया गया तो उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती है, वो काम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इट मींस दैट स्टेट गवर्नमेंट हैव सम सेपरेट पावर, उनके पास कुछ अलग से पावर है, राइट। देन थर्ड है पावर एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दैट मींस वॉट एवर पावर इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और रेवेन्यू मतलब पैसे, कहां से पैसे आने वाले हैं, ये दोनों चीज कहां पर मेंशन होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या पावर्स हैं और कहां कहां से इनको पैसे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। सो ऐसे हम ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। सो एग्जांपल देखो हमारे कंट्री का, हमारा कंट्री जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया, ठीक है। यूएसए, यूएसए इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, राइट। बट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है इज इंडिया फेडरेशन, क्या इंडिया एक फेडरेशन है? यस, इंडिया इज अ फेडरेशन, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें कहीं पर भी ये वर्ड मेंशन किया हुआ नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरेशन वर्ड कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं है, राइट। इसका क्या मतलब है, फेडरेशन के जगह पर क्या मेंशन किया हुआ है, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब कई सारे स्टेट्स का यूनियन होगा। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों के वर्ड में। देखो दो तरह से हमारे स्टेट्स बन सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। सो डू यू नो दैट व्हेन इन 1776 जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था, उस समय पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका छोटे छोटे कॉलोनी में डिवाइडेड थे, राइट। एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे वहां पर लगभग 50 स्टेट्स थे, वो सभी 50 स्टेट्स छोटे छोटे स्टेट्स, किंगडम। उन्होंने क्या सोचा कि हमारा अलग अलग कंट्री होने से क्या होगा, हमारे ऊपर फ्यूचर में खतरा हो सकता है, कोई दूसरा कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। दैट्स वाई इन 50 छोटे छोटे स्टेट्स ने क्या बोला कि हम लोग मिलके एक क्या करेंगे, एक बड़ा कंट्री बनाएंगे। तो अमेरिका जो बना है वो छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे किंगडम मिलके, 50 किंगडम मिलके एक बड़ी कंट्री बनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो किंगडम है छोटे छोटे, इसके बीच एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग साथ रहेंगे, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, जब हमें आजादी मिली थी तो क्या हुआ था, हमारा नेशन एक था, हमने पूरे नेशन को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय 14 स्टेट्स थे, राइट। सो ये स्टेट्स को हमने क्यों डिवाइड किया, आज हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स क्यों हैं?
ताकि हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देख सकें। इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ पीपल रहते हैं। अगर हमें उसका ठीक से देखभाल करना है, ठीक से ध्यान रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि अलग अलग रीजन का जो लोकल प्रॉब्लम है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट देख सके। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कौन देखेगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, राइट। अगर केरला में किसी तरह की फ्लड आ जाती है तो उसको कौन देखेगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, राइट और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक यूनियन गवर्नमेंट होगी जो यूनियन गवर्नमेंट पूरे कंट्री को देखेगी, जो पूरे कंट्री के इंटरेस्ट को देखेगी। केरला गवर्नमेंट सिर्फ केरला के इंटरेस्ट को देखेगी, केरला में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, केरला को देखेगी, राइट और नॉट। सो इट मीन्स दैट हमारा जो कंट्री छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड है, राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटे छोटे स्टेट्स मिलके इंडिया बनाए, नहीं, इंडिया को हमने डिवाइड करके छोटे छोटे स्टेट्स बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कल के डेट में अगर कोई स्टेट, एक स्टेट मान लेते हैं गुजरात, इफ गुजरात वांट टू secede फ्रॉम इंडियन यूनियन, अगर गुजरात ये चाहता है कि हम इंडिया से बाहर निकल जाएं, ठीक है, और अपना एक अलग कंट्री बनाए, तो क्या गुजरात बाहर निकल सकता है? नो। व्हाई? क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि गुजरात को इंडिया से, इंडिया में है और इंडिया से ही बनाया गया, इंडिया को डिवाइड करके उसको बनाया गया, राइट। लेकिन अब यूएसए में अगर कोई एक स्टेट को लगे कि नहीं, अब मैं अलग होना चाहता हूँ स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, तो क्या वो अलग हो सकता है? यस, ऑब्वियसली दे कैन, राइट और नॉट। क्यों? क्योंकि ये लोग साथ आके मिलके एक कंट्री बनाए हैं। हमारे कंट्री को एक साथ, एक कंट्री था उसको हमने डिवाइड करके छोटा छोटा बनाया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड टू टाइप ऑफ फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है इंडिया, ठीक है, हम लोग एक साथ हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब ये छोटे छोटे स्टेट एक साथ आए और एक बड़ा स्टेट फॉर्म किया, राइट। सो दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर। अब देखो, इंडिया क्या है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इस वजह से इंडिया में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावरफुल बनाती है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ज्यादा पावरफुल क्यों बनाया है? ताकि कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी पे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, राइट। हमारा कंट्री हमेशा एक रहे, इसके लिए हमने यूनियन गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इंडिया, राइट। अब देखो इसमें कई सारे फीचर्स हैं, कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को काफी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन सा? हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, राइट। अमेरिका अगर चले जाओगे आप तो अमेरिका में अलग अलग स्टेट के लिए, न्यूयॉर्क के लिए आपको अलग कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, लॉ बुक, आपको न्यू जर्सी, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे जो 50 स्टेट्स हैं वहां पर अलग अलग आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, यू आर ओनली इंडियन, राइट। आपका जो वोटर आई कार्ड होता है उस पर भारत सरकार का मोहर लगा होता है, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाया गया है, ठीक है, ताकि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको चेंज कर सके, है ना। सो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है? नो, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मॉडिफाई करना होगा तो वो कौन करेगी? यूनियन गवर्नमेंट करेगी। हाँ, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडिफिकेशन होगा, अमेंडमेंट होगा, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? सेंट्रल पार्लियामेंट से ही होगा, नेशनल पार्लियामेंट से। हमारे कंट्री में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी क्या होगा हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हर एक स्टेट में गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है? सेंटर अपॉइंट करती है। हमारे कंट्री में ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस, आईपीएस, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। हमारे कंट्री में इमरजेंसी प्रोविजंस भी है। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होता है?
कि अगर हमारी कंट्री में किसी तरह का इमरजेंसी आता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा सेंटर है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी कर सकती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हटा सकती है, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमारे कंट्री पर, हमारे कंट्री की यूनिटी के ऊपर किसी तरह का खतरा है, ठीक है, देन दैट इज व्हाई वी कैन से दैट our constitution is federal in form but unitary in spirit। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। फेडरल कैसे है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन ये यूनिटरी भी है, ठीक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। अंडरस्टूड? So these are the two features we discussed today. Tomorrow we will discuss some more interesting feature of our constitution. So for today, thank you. Have a nice day.